बच्चों, अभी तक आपने पढ़ा पाचन तंत्र आहार नाल और पाचक ग्रंथियों से मिलकर बना होता है। आहार नाल का अध्ययन आप कर चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे पाचक ग्रंथियाँ। पाचक ग्रंथियाँ मानव शरीर में 3 प्रमुख पाई जाती हैं: लार ग्रंथि, अग्नाशय ग्रंथि और यकृत। लार ग्रंथि, इसका कार्य होता है, ये आपको पता है, मुख गुहा में पाई जाती है और इसका कार्य है लार उत्पन्न करना। लार क्या है? एक सिरमी तरल है और श्लेष्मा का मिश्रण है। लार का प्रमुख कार्य होता है स्टार्च का पाचन करना। भोजन का जो घटक है कार्बोहाइड्रेट, उसका स्टार्च का पाचन करती है और साथ ही भोजन को चिकना बनाना और घुलनशील बनाना, साथ ही दांतों, मुख गुहिका और जीभ की सफाई करना। इसका जो प्रमुख कार्य है स्टार्च का पाचन करना, उसके लिए इसमें एक प्रमुख एंजाइम पाया जाता है जिसे कहते हैं एमिलेज, या इसका अन्य नाम होता है टाइलिन। ये एंजाइम लार में उपस्थित होता है और स्टार्च का पाचन करता है। लार ग्रंथि स्थिति के आधार पर 3 प्रकार की होती हैं, जैसे कि आप चित्र में देख रहे हैं। इसकी स्थिति अलग अलग है। जो कर्ण के पूर्व पाई जाती है या ये जो गालों में स्थित होती है, इसे कहते हैं कर्ण पूर्व ग्रंथि या पैरोटिड ग्रंथि। यह ग्रंथि गालों में स्थित होती है और सिरमी तरल का स्रावन करती है। दूसरी प्रकार की ग्रंथि है अधोजिह्वा ग्रंथि। ये जिह्वा के नीचे पाई जाती है, इसलिए इसे अधोजिह्वा ग्रंथि बोलते हैं और ये भी श्लेष्मा का स्रावन करती है। तीसरी प्रकार की होती है अधोजंब। जंब यानी कि जबड़े के नीचे पाई जाती है। ये जबड़े के नीचे स्थित होती है, इसलिए इसे अधोजंब ग्रंथि कहते हैं और ये तरल और श्लेष्मा का स्रावन करती है। दूसरी पाचक ग्रंथि है अग्नाशय। यह मिश्रित ग्रंथि होती है, अर्थात यह अंतःस्रावी भी कार्य करती है और बहिःस्रावी ग्रंथि का भी कार्य करती है। अंतःस्रावी के रूप में यह इंसुलिन, ग्लूकेगॉन का स्रावन करती है, जबकि बहिःस्रावी के रूप में यह अग्नाशय रस का स्रावन करती है। इंसुलिन और ग्लूकेगॉन का कार्य होता है रक्त शर्करा स्तर का नियमन। दोनों मिलकर के ब्लड में शुगर लेवल को नियमित करते हैं और अग्नाशय रस जो होता है भोजन के विभिन्न घटकों का पाचन करता है। तो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथि है, ये अग्नाशय ग्रंथि। तीसरी पाचक ग्रंथि है यकृत। यकृत शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, सबसे बड़ी ग्रंथि है ये यकृत। यह मध्य पट के नीचे पाई जाती है, मध्य पट के नीचे स्थित होती है। दाईं ओर पाई जाती है, शरीर में त्रिकोणाकार होती है और दाईं और बाईं पालियों से मिलके बनी होती है। 2 बड़ी पालियां होती हैं इसमें, दाईं और बाईं, साथ में 2 छोटी अतिरिक्त पालियां भी पाई जाती हैं। इसकी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई यकृत पालिकाएं हैं। त्रिभुजाकार यकृत पालिकाएं पाई जाती हैं जो कि इसकी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती हैं। इसका मुख्य कार्य होता है पित्त का निर्माण करना, यानी पित्त का संश्लेषण यकृत में होता है, जबकि पित्त का संग्रहण पित्ताशय में होता है। यहाँ से यकृत वाहिनी और पित्त वाहिनी द्वारा पित्ताशय में पित्त चला जाता है और यहाँ पे इसका संग्रहण होता है। तो ये हैं 3 प्रमुख पाचक ग्रंथियाँ। अगला टॉपिक है हमारा भोजन का पाचन। भोजन पाचन तंत्र के बारे में हम संपूर्ण अध्ययन कर चुके हैं। अब इस आहार नाल में और पाचक ग्रंथियों का क्या कार्य होता है उसका अध्ययन हम करेंगे। भोजन के पाचन की क्रिया यांत्रिक और रासायनिक प्रक्रमों के द्वारा संपन्न होती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं मुख गुहा में किस प्रकार का पाचन होता है। मुख गुहा में आपको याद होगा कि दांत पाए जाते हैं जो कि भोजन को पीसने और चबाने काटने का कार्य करते हैं, यानी भोजन का यांत्रिक पाचन दांतों की सहायता से होता है। लार श्लेष्मा का स्रावन करती है जिससे भोजन के कणों को चिकना कर चिपकाने में मदद करती है और लार में उपस्थित जो एंजाइम है जिसे एमिलेज या टाइलिन कहते हैं, वह स्टार्च का पाचन करता है और माल्टोस शर्करा में बदल देता है। यहाँ लगभग 30% भोजन में उपस्थित कुल 30% स्टार्च का पाचन मुख गुहा में ही हो जाता है। मुख गुहा में अब जो भोजन है लसलसा हो जाता है, जिसे बोलस कहा जाता है। यह बोलस ग्रास नाल में क्रमाकुंचन गतियाँ करता हुआ अमाशय में पहुँचता है। आगे अमाशय में पाचन होगा। अमाशय में उपस्थित जठर रस में
3 प्रमुख स्राव पाए जाते हैं, म्यूकस या श्लेष्मा, पेप्सिनोजन जो कि एक प्रकार का प्रो एंजाइम है यानी कि यह निष्क्रिय रूप है। तीसरा इसमें स्राव होता है HCl या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। म्यूकस या श्लेष्मा अमाशय की भित्ति में उपस्थित ग्रीवा कोशिकाओं के द्वारा स्रावित होती है और पेप्सिनोजन को निष्क्रिय, जो कि निष्क्रिय अवस्था है, इसको सक्रिय पेप्सिन में बदलने का कार्य HCl के द्वारा किया जाता है। पेप्सिन प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है, यानी पेप्सिन क्या कार्य करता है, यह प्रोटीन को पचाता है उसके पेप्टाइड में। पेप्सिन का प्रमुख कार्य है प्रोटीन का पाचन करना और इस पेप्सिनोजन को सक्रिय कौन करता है, HCl करता है। इसके अलावा नवजात शिशु में एक अन्य एंजाइम्स और पाया जाता है जो कि दूध की कैसीन प्रोटीन को पैराकैसीन में बदलता है और यह कार्य होता है रेनिन एंजाइम का। महत्वपूर्ण है, केवल नवजात शिशु में ही यह पाया जाता है। अमाशय में उपस्थित रेनिन एंजाइम कैसीन दूध की प्रोटीन को पैराकैसीन में बदलता है। यहाँ पर जो HCl का स्रावण है यह अमाशय की ऑक्जेंटिक कोशिकाएं होती हैं उनके द्वारा किया जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण है। HCl का कार्य एक तो पेप्सिनोजन को सक्रिय पेप्सिन में बदलना, इसके अलावा भी अन्य कार्य होते हैं, भोजन का माध्यम अम्लीय बनाना, भोजन को सड़ने से बचाना और भोजन के साथ आए जीवाणुओं को नष्ट करना। अमाशय में अब भोजन कायम कहलाता है और आंत्र में यह पहुंचा दिया जाता है। अगला पाचन आंत्र में होगा। यहाँ पर सर्वाधिक पाचन होता है। आंत्र में आंत्रीय रस, अग्नाशय रस और पित्त रस का जो है स्रावण किया जाता है, जो कि भोजन के घटकों का पाचन करते हैं। तो आंत्रीय रस आंत्र की भित्ति से स्रावित होता है। यह भोजन के विभिन्न घटकों जैसे कि माल्टोज शर्करा है जो कि एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है, उसको ग्लूकोज में बदल देता है और इसको ग्लूकोज में बदलने वाला एंजाइम होता है माल्टेज। इसी प्रकार आंतरिक रस में मौजूद लैक्टेज शर्करा लैक्टोज को ग्लूकोज में बदल देता है। आंतरिक रस में उपस्थित अन्य एंजाइम सुक्रोज शर्करा को ग्लूकोज में बदल देता है और लाइपेज एंजाइम वसा को पचाता है और वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल में बदल देता है। इसी प्रकार अग्नाशय रस में विभिन्न प्रकार के एंजाइम्स पाए जाते हैं जो भोजन के विभिन्न घटकों का पाचन करते हैं, जैसे कि एमिलेज, यह स्टार्च को माल्टोज में पचा देता है क्योंकि लार 30% स्टार्च का पाचन करता है। बाकी जितनी स्टार्च है उसमें जो एमिलेज एंजाइम है जो कि अग्नाशय रस में पाया जाता है वह उसका पाचन करता है। अग्नाशय रस में उपस्थित प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम ट्रिप्सिन उसको प्रोटीन को पेप्टाइड में बदल देता है। एक अन्य एंजाइम काइमोट्रिप्सिन यह भी प्रोटीन को पेप्टाइड में बदल देता है। पेप्टाइड को अमीनो अम्ल में, जो कि प्रोटीन की इकाई है, उसको कार्बोक्सी पेप्टाइडेज एंजाइम्स के द्वारा जो है पेप्टाइड अमीनो अम्ल में बदलता है। इसी प्रकार अग्नाशय जो लाइपेज है वसा को वसीय अम्ल और मोनोग्लिसराइड में बदलता है। न्यूक्लियस एंजाइम न्यूक्लिक अम्ल को उसकी इकाई न्यूक्लियोटाइड में तोड़ देता है। यकृत के द्वारा निर्मित पित्त वसा का पाचन करता है या वसा के पाचन की जगह हम कह सकते हैं यह वसीय अम्ल में बदलता है, यानी पित्त जो है वसा का पायसीकरण करने का कार्य करता है। पायसीकरण हम कहते हैं वसा के जो बड़े अणु हैं उनको छोटे अणुओं में बदलने की क्रिया पायसीकरण कहलाती है। क्यों ज़रूरत है पायसीकरण की? क्योंकि बड़े अणुओं पर वसा को पचाने वाला लाइपेज एंजाइम क्रिया नहीं कर पाता है। पित्त की उपस्थिति में लाइपेज एक्टिवेट होता है, सक्रिय होता है और वह छोटे वसा के अणुओं का पाचन करने में सक्षम होता है। तो इस प्रकार सभी पाचन जो है छोटी आंत्र में पूरा हो जाता है। ग्रहणी में संपूर्ण पाचन की क्रिया हो जाती है। अग्र क्षुद्रांत और क्षुद्रांत्र में भोजन पचित जो भोजन है उसका अवशोषण कर लिया जाता है।
अवशोषित पदार्थ को विभिन्न कोशिकाओं की सहायता से रक्त में पहुंचा दिया जाता है और अपचित और अनावशोषित जो पदार्थ है बड़ी आंत्र में आ जाते हैं और यहाँ जल और लवण का अवशोषण बड़ी आंत्र के द्वारा कर लिया जाता है। अपचित भाग ठोस होकर अस्थायी रूप से मलाशय में एकत्र हो जाता है और तंत्रिका प्रतिवृत्ति के कारण मल द्वार से मल का त्याग किया जाता है। तो ये है संपूर्ण पाचन की क्रियाविधि।